नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे, चैप्टर 18, जो कि है आरोप या द चार्ज के बारे में। आप इसे किसी भी क्रिमिनल ट्रायल की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। ये वो नींव है जिस पर न्याय की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव ही ठीक नहीं है तो केस टिक नहीं पाएगा। तो चलिए आज इस नींव को और मजबूत करते हैं। जरा एक मिनट सोचिए। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल को शुरू करने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या होनी चाहिए? देखिए, इससे पहले कि कोई अभियुक्त अपना बचाव कर सके, उसे ये तो साफ साफ पता होना चाहिए ना कि उस पर इल्जाम है क्या। बस इसी सवाल से आरोप की अहमियत शुरू होती है। तो आखिर ये आरोप है क्या? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में ये कोर्ट की तरफ से दिया गया एक फॉर्मल नोटिस है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो अभियुक्त को बिल्कुल साफ साफ बताता है कि भाई आपको इन इल्जामों के खिलाफ अपना बचाव करना है। यह नेचुरल जस्टिस का सबसे पहला सिद्धांत है, ऑडी अल्टराम पार्टम, मतलब दूसरे पक्ष को सुनो। और किसी को सुना तभी जा सकता है जब उसे पता हो कि उसे बोलना किस बारे में है। आज की चर्चा को समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम आरोप की एकदम बेसिक बात समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छे कानूनी तौर पर सही चार्ज में क्या-क्या बातें होनी चाहिए। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखेंगे कि भाई अगर चार्ज बनाने में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा। फिर हम जानेंगे कि कब कई आरोपों को एक ही मुकदमे में साथ चलाया जा सकता है, और आखिर में इन सारे नियमों का निचोड़ क्या है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। जैसा कि हमने अभी बात की, आरोप किसी भी ट्रायल का पहला कदम है। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों एक फॉर्मल चार्ज के बिना पूरी की पूरी कार्यवाही ही सवालों के घेरे में आ जाती है? आइए इसी क्यों के जवाब को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि चार्ज कितना ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। एक कानूनी तौर पर मजबूत चार्ज में आखिर लिखा क्या-क्या जाना चाहिए? हमारी नई संहिता इसके लिए एक बहुत ही क्लियर चेकलिस्ट देती है। आइए उस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। बीएनएसएस की धारा 234 और 235 के हिसाब से एक सही चार्ज में ये 4 बातें तो होनी ही चाहिए। इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला, अपराध का नाम साफ साफ लिखा हो, जैसे हत्या, चोरी या धोखाधड़ी। दूसरा, वो कौन सा कानून है और उसकी कौन सी धारा है जिसका उल्लंघन हुआ है। तीसरा, अपराध से जुड़ी जरूरी डिटेल्स, जैसे कि समय, जगह और किसके साथ अपराध हुआ। और चौथा, जो कुछ खास मामलों में जरूरी है, वो है अपराध करने का तरीका, जिसे हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अब जरा यहाँ कानून की बारीकी को समझिएगा। धारा 236 हमें ये बताती है कि कब आपको अपराध करने का तरीका बताना होगा और कब नहीं। मिसाल के तौर पर अगर चोरी का आरोप है तो बस इतना बताना काफी है कि चोरी हुई, लेकिन अगर आरोप धोखेधड़ी का है तो ये बताना बहुत जरूरी है कि धोखा आखिर दिया कैसे गया। ऐसा क्यों? क्योंकि धोखेधड़ी के मामले में तरीका ही तो अपराध का असली आधार है। उसके बिना अभियुक्त अपना बचाव ठीक से कर ही नहीं सकता। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए चार्ज फ्रेम करते वक्त कोई गलती हो गई, या ट्रायल के बीच में कोई नया सबूत सामने आ गया जिससे केस की दिशा ही बदल गई। तो क्या होगा? क्या पूरा मुकदमा रद्द हो जाएगा? नहीं, कानून इतना सख्त नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास समाधान मौजूद है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर कोर्ट में सामने आता है। क्या एक छोटी मोटी गलती, जैसे नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक या तारीख का ऊपर नीचे हो जाना, पूरे चार्ज को ही अवैध बना देगी? धारा 238 इसका जवाब देती है, और जवाब है नहीं। कानून यहां पर टेक्निकल गलती और न्याय के बीच एक फर्क करता है। वो कहता है कि हर गलती बराबर नहीं होती। तो धारा 238 का जो मूल सिद्धांत है, या जिसे हम टेस्ट कह सकते हैं, वो क्या है? बस 2 बातें चेक करनी है। पहली, क्या उस गलती से अभियुक्त सच में गुमराह हुआ? और दूसरी, क्या उस वजह से न्याय मिलने में कोई रुकावट आई? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तभी वो गलती मायने रखेगी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, याद रखिएगा। एक केस में मृतक का नाम खोदा बख्श लिख दिया गया, जबकि असली नाम हैदर बख्श था। लेकिन अभियुक्त को अच्छे से पता था कि बात किस हत्या की हो रही है। कोर्ट ने कहा क्योंकि वो गुमराह नहीं हुआ, इसलिए ये गलती केस पर कोई असर नहीं डालेगी। और यही धारा 239 है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये कोर्ट को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है कि वो फैसला सुनाए जाने से ठीक पहले तक किसी भी समय चार्ज को बदल सकती है या उसमें कुछ नया जोड़ सकती है। मकसद बिल्कुल साफ है, न्याय सबूतों के आधार पर हो, ना कि शुरुआती कागजी कार्रवाई का गुलाम बनकर रह जाए। अच्छा,
अभी तक हम एक आरोप की बात कर रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति पर कई आरोप होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर एक आरोप के लिए अलग-अलग मुकदमा चलेगा? ऐसा करने में तो बहुत ज्यादा समय और पैसा बर्बाद होगा। यहीं पर जुडिशियल एफिशिएंसी का सिद्धांत काम आता है, जिसे हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस कहते हैं। धारा 241 एक बुनियादी नियम के साथ शुरू होती है। एक अपराध, एक मुकदमा, यानी हर अलग अपराध के लिए एक अलग चार्ज होगा और एक अलग ट्रायल। ऐसा क्यों? कारण है निष्पक्षता, ताकि जज के मन में अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह न बने कि अरे ये तो आदतन अपराधी लगता है, और साथ ही अभियुक्त भी हर एक आरोप का बचाव ठीक से कर सके। जी हाँ, बिल्कुल है। कानून हमेशा प्रैक्टिकल होता है। वो ये भी समझता है कि हर बार अलग अलग मुकदमा चलाना न तो मुमकिन है और ना ही जरूरी। तो आइए अब हम इस सामान्य नियम के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवादों को देखते हैं, जहां कई आरोपों को एक साथ जोड़कर एक ही ट्रायल में सुना जा सकता है। ये कुछ मुख्य अपवाद हैं, इन्हें जरा ध्यान से समझिए। धारा 24 कहती है कि अगर एक ही तरह के अपराध, मान लीजिए चोरी, 1 साल के अंदर 5 बार तक किए गए हैं तो उनका एक ही ट्रायल हो सकता है। धारा 243 ये सेम ट्रांजैक्शन की बात करती है। मतलब अगर कई अपराध एक ही घटना का हिस्सा हैं, जैसे कोई घर में घुसा, चोरी की और भागते हुए किसी को चोट पहुंचा दी, तो इन सब का ट्रायल एक साथ हो सकता है। और धारा 244 तब काम आती है जब ये संदेह हो कि असल में कौन सा अपराध हुआ है, तो सभी संभावित अपराधों के लिए चार्ज लगाकर एक ही मुकदमा चला सकते हैं। धारा 245 एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और न्यायपूर्ण प्रावधान है। सोचकर देखिए, किसी पर एक बड़े अपराध का चार्ज लगा, लेकिन सबूत सिर्फ एक छोटे अपराध को ही साबित कर पाए, तो क्या अभियुक्त पूरी तरह बरी हो जाएगा? नहीं, ये धारा कहती है कि अदालत उसे उस छोटे अपराध के लिए सजा दे सकती है, भले ही उसका चार्ज अलग से ना लगाया गया हो। ये न्याय को प्रक्रिया की तकनीकी जीत होने से बचाता है। तो अब तक हमने इस अध्याय के बहुत से नियम, उनके अपवाद और प्रावधानों को देखा है। अब समय है कि इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर इस चैप्टर की एक पूरी तस्वीर को समझें। आखिर इन सब नियमों के पीछे का मूल विचार क्या है? चलिए इस अध्याय के सार को देखते हैं। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर को याद रखना है तो बस इन 4 स्तंभों को याद रखिए। पहला है स्पष्टता, अभियुक्त को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। दूसरा है निष्पक्षता, उसे अपना बचाव करने का पूरा और सही मौका मिलना चाहिए। तीसरा है लचीलापन, प्रक्रिया न्याय के रास्ते में कोई बाधा ना बने। और चौथा है दक्षता, यानी अदालती समय और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। ये पूरा चैप्टर इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। और आखिर में मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये पूरा अध्याय असल में नियमों की कठोरता और न्याय के असली मकसद के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश ही तो है। एक वकील और एक जज के तौर पर यही संतुलन साधना आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।